मित्रों नमस्कार, मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है समायोजन। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? समायोजन यानी एडजस्टमेंट। देखिए, समायोजन होता क्या है कि जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वातावरण के साथ संतुलन करते हैं, यानी जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम वातावरण में जाते हैं और उन हमारी वो आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, इसके लिए वातावरण में जो भी अवेलेबल है उसका उपयोग करते हैं। तो हमारे बीच और वातावरण के बीच जो सामंजस्य होता है, जो अनुकूलन होता है, उसको क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। लेकिन समायोजन की एक कंडीशन होती है कि हमारे अंदर जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वातावरण में रहकर करें उस टाइम, या जब हम अनुकूलन करें उस टाइम हमारे पास किसी भी प्रकार का तनाव या द्वंद्व या कुंठा नहीं होना चाहिए। यानी ज़बरदस्ती अगर हम किसी कार्य को करते हैं, ज़बरदस्ती अगर हम अनुकूलन करते हैं तो वो समायोजन नहीं कहा जाता है। वो क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा? कुसमायोजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो समायोजन क्या है कि समाज के अनुकूल या वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना ही समायोजन है। समायोजन क्या है? वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना समायोजन है। हम समायोजन करते क्यों हैं? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है? हमारी आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने के लिए हम अपने परिवेश में सर्वाइव करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो समायोजन क्या है? वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, बशर्ते यहाँ पे हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का तनाव, कुंठा या द्वंद्व नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की क्राइसिस नहीं होनी चाहिए कि हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कर रहे हैं। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वो कुसमायोजन हो जाएगा। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं, विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। देखिए, समायोजन का अर्थ जैसे कि बेसिक अभी मैंने बता दिया है कि समायोजन क्या है कि बिना किसी टकराव के, बिना किसी मानसिक टकराव के, यानी हमारी जो अंदर की इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, हमारे संवेग हैं, हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, अगर वो हमारा सहयोग नहीं कर रही हैं अनुकूलन बिठाने में समाज के साथ या वातावरण के साथ या स्वयं अपने आप के साथ, तो समायोजन हो नहीं पाएगा, है ना। तो बिना किसी टकराव के, बिना किसी मानसिक टकराव के वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना समायोजन होता है। वैसे डेफिनेशन तो इतनी है कि वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना समायोजन है, लेकिन कंडीशन जुड़ गई है, शर्त जुड़ी है। शर्त क्या है कि बिना किसी मानसिक टकराव के, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव, कुंठा या एक शब्द अभी आएगा, यही चैप्टर के अंतर्गत हम लोग समायोजन में ही पढ़ेंगे। तनाव को पढ़ेंगे, कुंठा पढ़ेंगे, द्वंद्व पढ़ेंगे, भग्नाशा पढ़ेंगे, ये शब्द हैं, इनको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बिना किसी मानसिक टकराव के जब हम अपने वातावरण के साथ में अनुकूलन करते हैं या अपने आप को वातावरण में स्थापित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो जाए। ये डेफिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। पहली है गेट्स व अन्य की। हमने पहले बताया कि जहाँ भी गेट्स व अन्य की डेफिनेशन आए वो इम्पॉर्टेंट में ही होती हैं। तो गेट्स व अन्य ने क्या कहा है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सबसे पहले अगर हम समायोजन की प्रकृति की बात करें कि समायोजन की प्रकृति कैसी है या समायोजन की विशेषता क्या है, तो समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है और वृद्धावस्था तक वो समायोजन ही करता है। ठीक है, तो हम हमेशा समायोजन ही करते हैं, कभी अपने आप से समायोजन, कभी समाज के साथ समायोजन करते हैं, कभी अपने विद्यालय में, घर में, अपने यानी पूरा जीवन जो है वो समायोजन पर ही चलता है। तो समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति व वातावरण के बीच, यानी अब यहाँ दो ध्रुव हो गए, एक क्या हो गया? व्यक्ति हो गया और दूसरा क्या हो गया? वातावरण हो गया। यहाँ दो ध्रुव हो गए, एक व्यक्ति और वातावरण। व्यक्ति किस पर निर्भर है? अपने वातावरण पर, और वातावरण किस पर निर्भर है? व्यक्ति पर। ठीक है, तो जिसमें व्यक्ति व वातावरण के बीच संतुलन रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यानी जिसमें व्यक्ति वातावरण के बीच, जिसमें जैसे हम हैं, हम अपने और वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे
कि अभी सर्दी चल रही थी, तो सर्दी के बाद अब इस टाइम गर्मी होने लगी, तो हम लोगों के अपने आप वूलन कपड़े जो है वो अंदर पैक होने लगे, है ना। और ऐसे जब सर्दी आती है तो अपने आप ही कपड़े हम लोगों के बाहर निकलने लगते हैं, यानी हम कितनी आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोगों को ये हमें एक तरीके से हमारे व्यवहार में शामिल हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमने समायोजन कर लिया है। कुल मिला के होता तो समायोजन है किसमें, व्यक्ति में और वातावरण के बीच में समायोजन होता है, अनुकूलन होता है, ठीक है। और होता कैसे है, व्यक्ति जो है वो वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, तभी समायोजन हो पाता है, वरना समायोजन नहीं हो पाता। जैसे एक बच्चा है, सीटेट में इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बच्चा है, वो मान लो यहाँ प्रॉपर कानपुर देहात से मैं हूँ, कानपुर देहात में पढ़ रहा है ना, और उसके पापा जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे सिटी में, शहर में हो जाता है। अब बच्चा जो है यहाँ विद्यालय जा रहा है या यहाँ पे जहाँ रह रहा है, वहाँ का जो सामाजिक वातावरण था उसमें उसने अपने आप को एडजस्ट किया, जो विद्यालयी वातावरण था उसमें उसने अपने आप को एडजस्ट यानी समायोजन किया। अब वो दूसरे स्टेट में जा रहा है या दूसरे शहर में जा रहा है, जहाँ का वातावरण, पड़ोसी नए हैं, विद्यालय नया है, टीचर नए हैं, उसके मित्र जो बनेंगे वो सब नए हैं, तो क्या करता है, धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो अपने और उस नए परिवेश के बीच में क्या कर लेता है, संतुलन कर लेता है। और यही संतुलन क्या होता है, समायोजन होता है। तो गेट्स ने क्या परिभाषा दी है, सबसे मुख्य याद रखना है, जहाँ पे मिल जाए आपको कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो किसने कहा है, गेट्स व अन्य ने कहा है। पूरी डेफिनेशन जो है उसमें क्या है कि जिसमें व्यक्ति व वातावरण के बीच संतुलन रखने के लिए व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये डेफिनेशन है गेट्स व अन्य की। अगली डेफिनेशन है बोरिंग और लैंगफील्ड की। किसकी है, बोरिंग और लैंगफील्ड की है। इन्होंने क्या कहा है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी जिसमें प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु या के लिए समाज से समायोजन करता है। सीरीज में मैंने बताया कि जहाँ आवश्यकता पूर्ति की बात आ जाए वो परिभाषा किसकी होगी, तो बोरिंग एवं लैंगफील्ड की होगी। हम समायोजन क्यों करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सीधी सी बात है कि अगर आवश्यकताएं नहीं होंगी तो समायोजन भी नहीं हो पाएगा, है ना। आवश्यकताएं हैं तभी तो हम समाज के साथ तालमेल बिठाते हैं, अपनों के साथ बिठाते हैं, स्वयं अपने आप से जो हमारी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करने के लिए स्वयं अपने आप से तालमेल बिठाते हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समाज से समायोजन करता है कौन, व्यक्ति, ठीक है। अगला एक डेफिनेशन है स्मिथ महोदय की। स्मिथ ने क्या कहा है कि अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित हो, यानी सत्य पर आधारित हो तथा संतोष देने वाला हो। मैंने पहले ही कहा था कि समायोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मानसिक तनाव आपके पास नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको संतुष्टि हो, उसी को हम समायोजन कहते हैं। आपको अगर परेशानी होती है शारीरिक या मानसिक, तो उसको हम समायोजन कहेंगे ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, कुसमायोजन हो जाएगा, यानी हम अपने आप को समायोजित ही नहीं कर पा रहे हैं। तो समायोजन का दूसरा जो पहलू है वो क्या है, कुसमायोजन, यानी जब हम वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं तो वो समायोजन हो गया, और जब हम वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं तो वो कुसमायोजन हो गया, ठीक है। चलिए, तो स्मिथ ने क्या कहा कि अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित हो, यानी वर्तमान परिस्थिति पर आधारित हो, तथा संतोष देने वाला हो, यानी हमें संतुष्टि देने वाला हो, तनाव नहीं। अगला फ्राइड की जो डेफिनेशन है बहुत संतुलित और बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। क्या कहा है फ्राइड ने कि इड ईगो और सुपर ईगो में इदम अहम और परा अहम में संतुलन ही समायोजन है। जब जो फ्राइड ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था, जिसमें क्या बताया था, इड, ईगो और सुपर ईगो, जब इनमें संतुलन हो जाता है, और संतुलन का काम कौन करता है, ईगो करता है। कौन करता है, ईगो करता है। ईगो मतलब क्या होता है, अहम। अहम का काम क्या होता है, इड और सुपर ईगो पर कमांड करना। ना जब अगर ईड बढ़ जाएगा तो व्यक्ति जो है वो समाज से समायोजन नहीं कर पाएगा, यानी उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर आधारित हो जाएगा। और अगर सुपर ईगो बढ़ जाएगा तो जो समाज है वो व्यक्ति से समायोजन नहीं कर पाएगा, वातावरण जो है वो व्यक्ति से समायोजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर
क्वालिटी की नैतिकता हो जाएगी, है ना, उच्च नैतिकता हो जाएगी। और उच्च नैतिकता वाले लोगों को समाज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, बाद में एक्सेप्ट करेगा जब काफ़ी सोच समझ के। शुरुआत में उनको समाज में सर्वाइव करने में बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो जो नियम बताते हैं लोग मानते ही नहीं, अरे ये की तो बक रहा है, ऐसे इनके अनुसार क्या जीवन जिया जाएगा, है ना। तो क्योंकि ऐसे पर्सनालिटी के जो लोग होते बहुत कम होते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो समायोजन करता है, जो एडजस्टमेंट करता है, सामंजस्य कराता है, वो कौन कराता है? अहम कराता है। हमारा जो वर्तमान का जो व्यक्तित्व है, ना तो हमारा हो या आपका हो, ना तो हम लोगों का व्यक्तित्व ईंट पर आधारित है, यानी आनंदवादी नियम पर नहीं हम लोग चलते हैं कि जो हमें अच्छा लगे हम वो करेंगे, नहीं, जो दूसरों को अच्छा लगे वो करते हैं। लेकिन उसमें भी देख लेते हैं क्या दूसरों को जो अच्छा लगे, भाई जो सुपर ईगो होता है वो कार्य करता है जो दूसरों को अच्छा लगे, तो हम सुपर ईगो के अंदर भी नहीं आते हैं कि ना हम वही कार्य करते रहें जो आपको अच्छा लगे। हमारा व्यक्तित्व कैसा है? अहम पर आधारित है। और अहम किसके अनुसार चलता है? वास्तविकता के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर जो प्रेजेंट में हो रहा है ना। तो फ्राइड ने यही कहा है कि ईड ईगो और सुपर ईगो में जब संतुलन हो जाता है, या हम लोग जब संतुलन कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। बशर्ते उसमें किसी भी प्रकार का तनाव, दबाव या चिंता नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे क्या होना चाहिए? हमें सुख या आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चाहे सामाजिक समायोजन हम ना कर पाएँ, व्यक्तिगत समायोजन ना कर पाएँ, लेकिन ये इन जो जैविक आवश्यकताएं हैं इनका समायोजन करना आवश्यक है। यानी आपको अगर भूख लगी है तो भोजन चाहिए, चाहे जैसे, ठीक है। प्यास लगी है तो पानी चाहिए, आराम, अगर नींद लगी है तो आराम चाहिए। तो ये कैसी आवश्यकताएं हैं? जैविक आवश्यकताएं। इनको हम लोग प्राथमिक आवश्यकताएं भी कहते हैं, प्राथमिक, ठीक है, आवश्यकताएं कहते हैं। तो सब पहला कौन है? जैविक समायोजन, जहां हम अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरा है सामाजिक समायोजन, जहां हम समाज के साथ समायोजन करते हैं, जैसे संबंध, सामाजिक संबंध जो बनाते हैं, ठीक है। संबंध हो गया प्रेम, व्यवहार, सहयोग, एक दूसरे के साथ करते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक समायोजन के अंतर्गत आता है। जब हम समाज के साथ समायोजन करते हैं, उसके नियमों को मानते हैं, उसकी संस्कृति को स्वीकार करते हैं, उसमें उठते हैं, बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, है ना, रिश्ते बनते हैं, प्रेम होता है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपस में लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक समायोजन के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा व्यक्तिगत समायोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत समायोजन। अब देख लीजिए, जो ये जैविक समायोजन था ये किससे रिलेटेड था? तो ये था हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से, ठीक है। और जो व्यक्तिगत समायोजन है ये किससे रिलेटेड है? हमारी मानसिक आवश्यकताओं से, मानसिक आवश्यकताओं, मानसिक आवश्यकताओं से। यानी व्यक्तिगत समायोजन वो होता है जिसमें हम अपने आप से ही समायोजन करते हैं, अपने आप से ही, कि मेरा मन कर रहा है कि मैं टीचर बनूं, लेकिन घर वाले जो हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, या मेरा मन है मैं इस राइटर की बुक लूँ, कोई मुझे सजेस्ट कर रहा है दूसरी राइटर की। हम कुछ करना चाहते हैं, यानी हमारा दिल कुछ कह रहा है, हमारा दिमाग कुछ कह रहा है, हमारी शारीरिक सामर्थ्य कुछ कह रही है। तो यहाँ क्या है, हमें अपने आप से अपनी रुचि, अपनी इच्छा, अपने ध्यान, अपनी स्मृति सबसे समायोजन करना पड़ता है, अपनी ही मानसिक शक्तियों से समायोजन करना पड़ता है। और स्वयं, व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? स्वयं। जब हम स्वयं के साथ समायोजन करें, यानी एक तरफ हमारा दिमाग ये कहे कि आज थक गए हैं, चलो आज पढ़ना नहीं है, या आज थक गए हैं, चलो आज पढ़ाना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मन जो है वो हमसे ये कहे नहीं पढ़ाना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? समायोजन, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, जितना सही लगेगा उतना पढ़ेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, या जितना अच्छा लगेगा उतना पढ़ाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो यहाँ क्या है, हम स्वयं अपने आप के साथ समायोजन कर रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव ना पैदा हो, किसी प्रकार का द्वंद्व ना चले कि करें या ना करें, करें ना। या द्वंद्व क्या होता है? जब दो चीज़ों के बीच में हम निर्णय नहीं ले पाते तो उसी को क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। दो स्थितियों के बीच में
निर्णय ना ले पाना, करें या ना करें, करें ना या करें, क्या होता है, द्वंद्व होता है। तो किसी प्रकार का तनाव ना हो, हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का द्वंद्व जनरेट ना हो, इसलिए हम स्वयं के साथ समायोजन कर लेते हैं। तो 3 प्रकार का समायोजन होता है, जैविक समायोजन, सामाजिक समायोजन और व्यक्तिगत समायोजन, जिसको हम व्यक्तिगत समायोजन क्या होता है, स्वयं में समायोजन यानी अपने आप में समायोजन कर लेना। देखिए समायोजन की जो प्रकृति होती है या समायोजन की विशेषताएं हम कहें तो समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी हम गर्भावस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक समायोजन ही करते हैं, हर रोज़ करते हैं, हर परिस्थिति में समायोजन करते हैं, इसलिए ये कैसी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है समायोजन व्यक्ति तथा वातावरण में संबंध स्थापित करता है, यानी जब व्यक्ति का और वातावरण का आपस में सामंजस्य होता है तो उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अगला है यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। सीधी सी बात है कि जब भी हम किसी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है, चाहे वो उद्देश्य हमारा जैविकी आवश्यकता को पूरा करना हो, चाहे सामाजिक आवश्यकता को पूरा करना हो, चाहे शैक्षिक आवश्यकता हो, चाहे जीवन से रिलेटेड कोई भी आवश्यकता हो। तो ये एक कैसी प्रक्रिया है, एक उद्देश्य या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्या, समायोजन। अगला है यह एक द्विध्रुवी प्रक्रिया होती है। 2 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, तो व्यक्ति होता है प्लस वातावरण। कैसी प्रक्रिया है, 2 ध्रुवी है, व्यक्ति प्लस वातावरण, 2 ध्रुव होते हैं इसमें। अगला है समायोजन एक प्रकार की उपलब्धि है। क्या है, उपलब्धि है। जब हम अपने आप को किसी माहौल में ढाल लेते हैं, किसी माहौल के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं तो एक वो क्या होता है, एक अपने आप में उपलब्धि हासिल करना होता है। जब विषम हो ऐसा कार्य करना, जब विषम हो अपने आप को एडजस्ट करना और फिर भी हम अपने आप को एडजस्ट कर लें तो वो क्या होता है, एक प्रकार की उपलब्धि होती है। तो समायोजन क्या है, एक प्रकार की उपलब्धि है। नेक्स्ट है समायोजन की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सीधी सी बात है कि हम वातावरण के साथ तालमेल इसीलिए बिठाते हैं, हम समाज के साथ तालमेल इसीलिए बिठाते हैं या हम अपने आप के साथ तालमेल इसीलिए बिठाते हैं क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई हमारी आवश्यकताएं होती हैं जिनकी हमें पूर्ति करना होता है। नेक्स्ट है कि यह एक सार्थक प्रक्रिया है, यानी हम अगर समायोजन करते हैं तो उससे जो हमारा जीवन है वो व्यवस्थित होता है, सुख शांति मिलती है हमको। तो ये कैसी है, एक सार्थक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि अगर हम समायोजन कर रहे हैं तो उसके कोई निरर्थक या दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा जीवन जो है वो और सही हो जाता है, संतुलित हो जाता है ना। तो ये कैसी प्रक्रिया है, एक सार्थक प्रक्रिया है। ये इसकी विशेषताएं हैं या प्रकृति कहें तो प्रकृति है। देखिए एक समायोजित व्यक्ति यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज में अपने आप को समायोजित कर लिया हो या वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लिया हो, तो उसका व्यक्तित्व कैसा दिखता है या उसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जिनको देख करके ये आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो समायोजित है या नहीं है। तो सबसे पहला जो गुण उसका है वो क्या है कि वो शारीरिक रूप से फिट दिखता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो मानसिक रूप से भी फिट होता है। तीसरा क्या है कि वो संवेगात्मक रूप से स्थिर, उसे अपने संवेगों पर कमांड होती है, यानी उसके जो संवेग होते हैं वो स्थिर होते हैं, ना ज़्यादा गुस्सा आता है, ना ज़्यादा प्रेम होता कि नहीं इतना है कि हम तुम्हारी वजह से मरे जा रहे हैं, है ना ज़्यादा प्रेम, ना ज़्यादा तुमसे घृणा, यानी एक संतुलित व्यक्तित्व कहें। और संतुलित व्यक्तित्व उसका होता है जिसके जो संवेग होते हैं, जिसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, नियंत्रण में होती हैं। संवेगों पर जिसका नियंत्रण हो उसी का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, संतुलित होता है। और वही व्यक्ति समाज में बड़ी आसानी से समायोजन कर लेता है। सो संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है यानी फिट होता है, आत्मविश्वास बहुत होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है कि कोई भी समस्या आई हाँ हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट मतलब ही समायोजन होता है कि कोई समस्या आई हम इसका समाधान कर लेंगे, पॉजिटिविटी उसके अंदर है ना, सकारात्मक होता है। एक ये भी गुण है सकारात्मक, ठीक है, कैसा होता है, सकारात्मक होता है, इसीलिए तो वो जल्दी एडजस्ट कर लेता है। आत्मविश्वास होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, स्फूर्तिवान होता है, ऊर्जावान होता है, सदैव हमेशा ऊर्जावान रहता है। ऐसा नहीं निष्क्रिय ढीला ढाला, ढीले ढाले वही होते हैं जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और अब ये बताएंगे इसके बाद।
और कैसे होते हैं, लचीला व्यक्तित्व होता है, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की जो क्षमता होती है वो किस में होती है, लचीले व्यक्तित्व के अंतर्गत होती है। कि जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा करेंगे, जहाँ प्रेम करना है वहाँ प्रेम करेंगे, जहाँ सहयोग करना है वहाँ सहयोग करेंगे, जहाँ जब वर्क करना है तो करना है करेंगे, जब रेस्ट करना है तो करेंगे। ये कैसा व्यक्तित्व होता है, लचीला व्यक्तित्व होता है, समय की मांग के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। अगला है, बहुत जल्दी से अनुकूलन कर लेते हैं, यानी अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं जो मैंने अभी बताए हैं, ठीक है, तो उनका जो वो कैसे होते हैं, समायोजित होते हैं। और जिनके अंदर इन गुणों का अभाव पाया जाता है वो कैसे होते हैं, कुसमायोजित होते हैं। जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं वो तो समायोजित हैं, और जिनके अंदर इन गुणों का अभाव होता है, क्या होता है, अभाव होता है, वो कैसे होते हैं, कुसमायोजित, कुसमायोजित, ठीक है, यानी जो समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते। ये तो अपने आप में ही समायोजन है। जब आप अपने आप से समायोजन करेंगे तभी तो, अभी हमने बताया था व्यक्तिगत समायोजन, ये व्यक्तिगत समायोजन ही है। जब आप अपने आप में समायोजन नहीं कर पाएंगे तो आप वातावरण के साथ क्या समायोजन करेंगे, और जब आप ना अपने आप से कर पाएंगे ना वातावरण के साथ कर पाएंगे तो आप कैसे हो जाएंगे, कुसमायोजित हो जाएंगे। और अगर आपके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, अगर आप अपने आप में समायोजन कर लेते हैं, अपने संवेगों के साथ, अपनी मानसिक स्थिति के साथ, अपनी शारीरिक स्थिति के साथ, अपने परिवेश के साथ, तो आप कैसे कहे जाएंगे, समायोजित कहे जाएंगे। तो ये समायोजित व्यक्तित्व के ये गुण हैं। ये अगला जो बिंदु बनता है वो है समायोजन की विधियाँ या युक्तियाँ। तो समायोजन की जो विधियाँ हैं वो दो प्रकार से कार्य करती हैं। एक तो है हमारी प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। अच्छा, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने घटित हो रहा हो, जो हमारे सामने घटित होता है, जो हमारे सामने घटित हो रहा हो। उसी क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष जो हमारे सामने ना हो। तो प्रत्यक्ष विधियां जो हैं वो किस पर कार्य करती हैं, तो हमारे चेतन मन के अनुसार कार्य करती हैं। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जिसको हम सामने से देख रहे हैं। जैसे दैनिक जीवन में हम जिन भी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो किस अवस्था में हम होते हैं, उस टाइम चेतन मन में होते हैं, यानी चेतन अवस्था में होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो चेतन मन के अनुसार कार्य करती हैं कौन, प्रत्यक्ष विधियाँ। और अचेतन मन के अनुसार कार्य करती हैं वो कौन होती हैं, अप्रत्यक्ष विधियाँ होती हैं। अचेतन मन किससे संबंधित होता है, मूल प्रवृत्तियों से। दमित इच्छा अचेतन मन में होती है सब, दमित इच्छा, कुंठित इच्छा, मैंने सब बता रखा है। कुंठित इच्छाएं, अमर्यादित व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, सब कहाँ होते हैं, हमारे अचेतन मन में होते हैं। तो चेतन मन से संबंधित प्रत्यक्ष विधियाँ होती हैं और अचेतन मन से संबंधित अप्रत्यक्ष विधियाँ होती हैं। अब देखो जिनका, अच्छा, प्रत्यक्ष विधियाँ क्या होती है, हमारे जो हम व्यवहार करते हैं उन व्यवहार को देख करके लोग अंदाज लगा लेंगे कि हाँ हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। और अप्रत्यक्ष यानी अचेतन मन में, वो तो हमारे मस्तिष्क में है, जिनको कोई देख नहीं सकता है। कुछ विधियों का प्रयोग करके वो हमारे जो अचेतन मन में है उसको बाहर निकाला जा सकता है। कैसे, अभी आपको बताएंगे। जैसे मान लो इसमें जो मैंने पहले दिया दमन या समन, एक कोई चोर है, उसने चोरी की, या कोई क्रिमिनल है, उसने कोई मर्डर कर दिया। अब वो अपने अचेतन मन में उस चीज़ को दबाए हुए है ना, और उसको कोर्ट में पेश किया गया। अब जज उससे पूछ रहे, वकील उससे पूछ रहे हैं कि तुमने फला व्यक्ति का मर्डर किया है या तुमने चोरी की है। अब वो व्यक्ति का क्या कह रहा है, नहीं मैंने तो नहीं की है, मैंने तो नहीं की है, मैंने नहीं की है ना। यानी वो क्या है, अपने मन में छिपाए है। अब इसको देखा तो नहीं जा सकता है कि नहीं तुम मर्डर कर ही रहे थे उस जगह पर, हमने तो नहीं देखा है, प्रत्यक्ष तो नहीं देखा है। ये वर्क कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ है। अब क्या होता है, जब वकील बार बार उसे टॉर्चर करता है, इधर उधर की बातें लेकर युक्तियों का प्रयोग करता है। युक्ति क्या होता है, छोटे छोटे तरीके, जैसे बात घुमा के पूछी जाती है, तो अचानक से ही उसके मुंह से कोई एक वर्ड निकल जाता है जो कि उस घटना से संबंधित होता है। तो ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि होती है, जिनके माध्यम से जो आपके अचेतन मन में आपकी जो दमित इच्छाएं, कुंठित इच्छाएं, असामाजिक, अमर्यादित इच्छाएं जो हैं वो है, उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी विधियाँ होती हैं, अप्रत्यक्ष होती हैं। और प्रत्यक्ष में हम स्वयं करते हैं, लोग हमारा
अनुसरण करते हैं या हमको देख सकते हैं। जैसे पहली जो इसमें विधि है वो है बाधा निराकरण विधि। क्या है? बाधा निराकरण विधि है जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है और उस समस्या का जब हम निराकरण करते हैं, यानी उस समस्या का जब हम समाधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बाधा निराकरण विधि कहते हैं। जब हमारे सामने कोई समस्या आ रही है, मान लीजिए कि हमें एक मनोविज्ञान की बुक चाहिए और उस बुक को लेने के लिए हम मार्केट गए हैं, तो बुक हमारे पास नहीं है, ज़रूरी बहुत है, ये हमारी समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए हम बुक स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से बुक ले करके घर आते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो ये क्या है? बाधा निराकरण विधि हो गई। इस प्रक्रिया को हमें देख सकते हैं, हमारे पेरेंट्स देख सकते हैं, हमारे मित्र देख सकते हैं, जो देखना चाहे वो देख सकता है ना, क्योंकि ये कार्य हम कैसे कर रहे हैं? प्रत्यक्ष कर रहे हैं, चेतन रूप में कर रहे हैं। ठीक है। अगला है मार्गंतीकरण। मार्गंतीकरण क्या होता है कि मार्गंतीकरण मतलब ये नहीं होता कि रास्ता बदल लेना, रास्ता बदलना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जो हमारे सामने बाधा आई थी उस बाधा को हमने, मान लीजिए कि हमें नोट्स बनाने हैं मनोविज्ञान के, उसके लिए बाधा ये थी कि हमारे पास किताब नहीं है। अब हम किताब तो ले आए और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए, यानी नोट्स बनाना हमारा क्या था? लक्ष्य था। अब अगला जो स्टेप है मार्गंतीकरण, क्या होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अन्य किन्हीं साधनों का प्रयोग कर लें, जैसे यूट्यूब का कर लें या अपने साथियों के कोई नोट्स ले लें। कुल मिला के हमें अपने नोट्स तैयार करना है। तो मार्गंतीकरण यही होता है कि लक्ष्य से भटकना नहीं है, लक्ष्य से भटकना नहीं है, बल्कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप जो भी सामान यूज करते हो, जौन सी विधियाँ यूज करते हो वो करो, लेकिन कुल मिला के लक्ष्य की प्राप्ति करो। सबसे पहले क्या है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसके मार्ग में जो बाधा आई उसका निराकरण किया आप, या जो भी हमारे मार्ग में समस्याएं आती हैं हम उनका समाधान करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब देखते हैं फिर कठिनाइयाँ और आ रही हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा तरीका बदल लेते हैं। मार्गंतीकरण मतलब क्या होता है? तरीका बदलना, लक्ष्य बदलना नहीं, तरीका बदलना। ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप दिया है वो क्या है? अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर हम अपना लक्ष्य बदलेंगे, थर्ड स्टेप में लक्ष्य बदलेंगे अपना। जैसे हम प्राइमरी की तैयारी कर रहे थे, अचानक से जूनियर की वैकेंसी आ जाती है, तो क्या हम प्राइमरी को ही लेकर बैठे रहेंगे? हम जूनियर की तैयारी नहीं करेंगे या टीजीटी पीजीटी को नहीं देखेंगे? अगर योग्यता है तो उसको देखेंगे, या नेट का एग्ज़ाम आया है या पीएचडी का आया है, जो भी हमारी अर्हता योग्यता है उससे संबंधित हम अन्य जगहों पर भी, अन्य कोर्सों में भी अपना इंटरफेयर करें, अन्य वैकेंसियों को भी हम देखें। वो क्या होता है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यानी हम क्या है? अपना लक्ष्य थोड़ा सा बदल रहे हैं, क्योंकि हम अगर यही बैठे रहे नहीं जब प्राइमरी वैकेंसी आएगी तभी हम आगे वैकेंसी देखेंगे। ठीक है। तो वो क्या होगा? अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यानी आप अगर टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो टीचर्स वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आ जाए, आप प्राइमरी को छोड़ के जूनियर में चले जाएं या जूनियर को छोड़ के एलटी में चले जाएं, या आगे जो भी वैकेंसियां हैं उनको आप देखें, तो ये क्या होगा? अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन होगा। अगला है, चौथा नंबर है परामर्श तथा निष्कर्ष। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है। हमने सोचा कि चलो प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आ रही, लाओ हम जूनियर वैकेंसी देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या है? हमें अपने वरिष्ठों से या जो हमसे अनुभव में ज़्यादा हैं उनसे थोड़ा सा परामर्श ले लेना चाहिए कि हम, या जैसे बहुत से बच्चे कर रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है कि वो टीचर के लिए उन्होंने डीएलएड कर रखा है या बीएड कर रखा है और उसके साथ में वो पुलिस की, एसआई की, लेखपाल की, दुनिया की वैकेंसी देख रहे हैं। तो ऐसे में किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लेना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नुकसान हो जाए। तो अगला स्टेप क्या है? परामर्श या निष्कर्ष विधि। अगली है हमारी अवधान की प्राप्ति। अवधान मतलब ध्यान। किसी भी आपने जो आप यहाँ पे लक्ष्य आपने बदला, उसके लिए आपने परामर्श भी ले लिया। अब मेन है जो भी आपने लक्ष्य फिक्स किया है उस पर आपका पूरा अवधान होना चाहिए। अवधान मतलब क्या होता है? ध्यान। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो ये कैसी विधियाँ हैं? प्रत्यक्ष विधियाँ हैं जिन्हें हम चेतन रूप से करते हैं, जिनको ये व्यवहार को करते हुए लोग हमें देख सकते हैं, हमारा मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये कैसी हैं? अप्रत्यक्ष विधियां हैं,
किससे संबंधित हैं? अचेतन मन से संबंधित हैं। यानी ये सारी हमारे अंदर हैं। अब इनको आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये विधियाँ दी गई हैं, जिनमें पहला कौन सा है? दमन या समन। ठीक है, पहली विधि क्या है? दमन या समन। इसमें क्या होता है कि जो दमित इच्छाएं होती हैं हमारे अचेतन मन में, उन्हें युक्तियों का प्रयोग करके, विधियों का प्रयोग करके उन दमित इच्छाओं को बाहर निकाला जाता है। तो ये दमन समन हो गया। अगला है युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण। ठीक है, युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा की तैयारी में हम असफल हो जाते हैं, तो हम क्या कर देते हैं? किसी युक्ति का प्रयोग कर लेते हैं या कोई तर्क देने लगते हैं कि अरे जिस कोचिंग में हम पढ़ रहे थे वो सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या जो हमने किताब खरीदी थी वो अच्छी नहीं थी, या पेपर जो था वो बड़ा कठिन था। ये क्या है? अपनी असफलताओं को छुपाने का तरीका होता है। क्या? युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण। ठीक है, कि अपने बचाव में कोई तर्क प्रस्तुत करना या अपने बचाव में कोई युक्ति प्रयोग कर लेना। अगला है विस्थापन या प्रतिगमन। विस्थापन क्या होता है? अपने लक्ष्य को बदल लेना। क्या होता है? विस्थापन होता है हम पहले कोई टारगेट रखे थे, बाद में दूसरा टारगेट लगा लिया है। ठीक है, तो विस्थापन या प्रतिगमन होता है। अगला है दिवा स्वप्न एवं कल्पना। किसी भी व्यक्ति के अप्रत्यक्ष या अचेतन मन को अगर आपको पढ़ना है तो क्या है? उसके स्वप्न का या स्वप्न विश्लेषण विधि किसने दी थी? फ्रायड ने ही तो दी है। अचेतन मन को पढ़ने की विधियाँ, उसमें प्रमुख जो विधि है वो क्या है? स्वप्न विश्लेषण विधि। ये किसने दी है? फ्रायड ने दी थी। तो दिवा स्वप्न एवं कल्पना को आधार बना करके भी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जा सकता है। और उसके बाद अगला है पलायन होता है, कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी, वो कोर्स कर रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है, उस वजह को पता लगाना, ये आपका पलायन के अंतर्गत आता है। ये सारी कौन सी हैं? अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। ये आपका समायोजन है। समायोजित व्यक्तित्व कैसा होता है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से वो लोग फिट होते हैं, स्फूर्तिवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि सकारात्मक होते हैं। हमारा जैसा नज़रिया होता है वैसे ही हमारा व्यक्तित्व होता है। हमारा नज़रिया ही हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है, निश्चित करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक व्यक्तित्व रखिए। ये जो टॉपिक है समायोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। इनकी जो ये युक्तियाँ हैं, विधियाँ हैं, इनसे ज़रूर आता है प्रश्न। बड़ा घुमा फिरा के प्रश्न रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक आज का समझ में आया होगा आपको। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने अपना दूसरा चैनल क्रिएट किया है जो श्यामा मिश्रा ब्लॉग के नाम से है, जिसमें जो भी एजुकेशनल या पर्सनल हमारी लाइफ से रिलेटेड या जो समाज की कोई गतिविधि है उससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो, यानी 2 से 3 मिनट या अधिकतम 5 मिनट तक का वीडियो आपको उसमें मैं डालती हूँ या डालूँगी आगे। ठीक है, तो आप सभी लोग, जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम एक व्यक्ति को शेयर कर दें, ताकि अगर आप लोगों ने, मान लो 50 लोगों ने भी अगर मेरा वीडियो देखा है तो 100 लोगों तक मेरा वो जो चैनल का लिंक है वो पहुंच जाएगा। तो मेरे चैनल पर जा कर के सेकेंड वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और उसको शेयर भी कर दें, क्योंकि एक शिक्षक होने से पहले हम एक मनुष्य हैं। हमारी भी इच्छाएं होती हैं, हमारी भी गतिविधियां होती हैं, जीवन जीने का तरीका होता है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपके सामने पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ आप वही देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक तरीके से हमारा अप्रत्यक्ष व्यवहार है वो हमारे आपको दूसरे चैनल में मिलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड भी डिस्कशन उसमें होगा, कैसे क्या होगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम एक व्यक्ति को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।